लोग ने ऑलरेडी चैरिटेबल एक्टिविटी कर लिया है, उसके बाद रिलीजियस एक्टिविटी भी कर लिया है। रिलीजियस एक्टिविटी के बाद और क्या था हमारे लिए, छोटी 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 चीजें थी, एग्रीकल्चर की बात थी, इसमें क्रक्स याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं था। फिर इसके बाद एजुकेशनल का क्या था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, इतनी चीजें हमने जो बड़ी बड़ी थी ना वो कर ली है। और अब अपन किसमें है, गवर्नमेंट पे। तो बोलता है सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करोगे, दोनों में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दे के रखा है। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट पे भी क्या है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, और सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है तब भी क्या है, एग्जेम्पशंस दे के रखे हुए हैं। तो पहले अपन ने क्या कवर किया, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसमें सबसे पहला क्या था कि अगर म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत रिलेटेड सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस या पंचायत रिलेटेड फंक्शंस अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, एग्जेम्प्ट है। सिर्फ नाम याद रखना, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। फिर सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, तो बोलते हैं अगर गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन मेन चीज तो उसमें ये याद रखनी थी कि एक्सेप्ट दिस सर्विसेज, ये सर्विसेज टैक्सेबल होगी एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, भले 10 रुपए का अमाउंट हो, 15 का अमाउंट हो, ये सर्विस क्या होगी आपकी, टैक्सेबल ही होने वाली है। इसमें कौन कौन सी सर्विस थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस थी, जिसमें वो सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट क्या है, किसमें है, कंपटीशन में। तो स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, एजेंसी सर्विस हुआ, ये सारी हमारी प्राइवेट के साथ कंपटीशन में आती है। तो इसीलिए इस पे तो टैक्स लगेगा, चाहे 1 रुपए की भी सर्विस होगी तो भी लगेगा। फिर एयरक्राफ्ट एंड वेसल के केस में बोला है, एयरक्राफ्ट एंड वेसल के लिए सर्विस चाहे इनसाइड आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द एयरपोर्ट आप प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें याद रखना, किसी को भी प्रोवाइड करो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करो या कोई अदर पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करो, हर एक के लिए टैक्सेबल है। बट जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस गवर्नमेंट को देते थे, तो बोला अदर देन गवर्नमेंट लिखा, मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी के लिए क्या है, टैक्सेबल है। और गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट को ये सर्विस दे रही है तब क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में क्या है, तो किसी को भी ये सर्विस दो क्या होगी, टैक्सेबल। या फिर कोई भी सर्विस, ये ए से लेके सी वाली छोड़ के कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करो, दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल। सब कुछ टैक्सेबल कर लिया था, फिर याद आया नहीं भैया, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका अभी टर्नओवर क्या नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फिर इसने लिखा है कि सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अभी क्या है, बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेगा एग्जम्पशन है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड वाला कोई काम नहीं चलेगा अगर अगेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एयरक्राफ्ट वेसल है या फिर गुड्स एंड पैसेंजर वाली सर्विस है। एक चीज और इसने लिखी है, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बोलते हैं अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट करेगी और अनरजिस्टर्ड को करेगी, रजिस्टर्ड को करेगी तब भी टैक्स लगेगा, अनरजिस्टर्ड को करेगी तब भी टैक्स लगेगा। बट रजिस्टर्ड के केस में क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और अनरजिस्टर्ड के केस में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद बोलते हैं सर्विस अगर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, मतलब गवर्नमेंट आपस में भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन फिर इसमें कौन सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपके एयरक्राफ्ट वेसल का है, आपके गुड्स एंड पैसेंजर का है। भले ही गवर्नमेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, स्टिल क्या होगा, टैक्सेबल। देखा जाए तो यहाँ ये डिपार्टमेंट वाली चीज लिखी नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जब गवर्नमेंट को ये डिपार्टमेंट की चीजें प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो ये एक्सेप्शन में तो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है उन्होंने लिख दिया है, तो हमको पता है कि वो ऑलरेडी क्या है, कवर्ड है। गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्जेम्प्ट है। तो बोलते हैं गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका क्या है, कंसिडरेशन किससे ज्यादा नहीं है, 5000 से ज्यादा अगर कंसिडरेशन नहीं है, एक्सेप्ट दिस, क्यों एक्सेप्ट दिस, बिकॉज इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट। इसमें अमाउंट नहीं देखा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट क्या होगा, ये टैक्सेबल ही होने वाला है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर हमने ओल्ड एज होम एक चीज देखी थी, ओल्ड एज होम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, या लोकल अथॉरिटी मैनेज करता है, या यूनियन टेरिटरी।
नहीं मैम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैम सिर्फ लोकल ये है, अथॉरिटी और ये नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। नहीं है। फिर ये तो है, या तो ये होगा या फिर क्या होगा, ये यस मैम। ये हो सकता है। फिर बाकी कहानी वही, अगर रहने वाले इसमें लोग कौन है, 60 इयर्स की एज या उससे ज्यादा है, 25,000 पर मंथ पर मेंबर आप क्या करते हो, चार्ज करते हो। देन इसके बाद बोलते हैं, अब नई चीज, यहाँ तक अपना रिवीजन था। अब बोलता है कि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गारंटी ऑफ लोन, लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड की जा रही है। लोन किसने लिया, लोन लिया है किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने या फिर किसी पीएसयू ने, बैंक से लोन लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है। अब ध्यान पूरा यहाँ पे बोल रहे हैं, लोन लेने वाला कौन है, बैंक है। लोन देने वाला कौन है, या तो बैंक या फिर आपका कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये ही देने वाले होने चाहिए। ये अगर क्या करें, मैम वॉइस प्रॉब्लम, या फिर पीएसयू, ठीक है, या फिर पीएसयू को लोन देते हैं या फिर किसको लोन देते हैं, हमारी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, या फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को लोन देते हैं। तो बोलते हैं अगर इसने इसको लोन दिया, इसने इसको लोन दिया, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट इन्होंने जो लोन लिया है उसके लिए यहाँ पे क्या दे रही है, गारंटी। दैट इज प्रॉमिस टू डू एन एक्ट। ये क्या है, प्रॉमिस टू डू एन एक्ट, कि हम ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा ऐसा करेंगे। तो प्रॉमिस टू डू एन एक्ट और क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस ही तो हुआ। आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सर्विस दे रहे हो किसको, इनको सर्विस ही तो दे रहे हो, क्योंकि लोन इन्होंने लिया, तुम सर्विस दे रहे हो कि इनने अगर तुमको क्या नहीं दिया, इन्होंने अगर पैसा नहीं दिया तो हम बैठे हैं, हम गारंटी देते हैं। तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब देने वाला बैंक होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर सपोज करो बैंक को देने वाली प्राइवेट कंपनी हो गई, तो प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, इनको लोन दे रही है, प्राइवेट कंपनी इसको लोन दे रही है, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? अगर ऐसे केस में गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है तो नहीं होगा। स्पेसिफिकली लिखा है लेने वाला यही होना चाहिए, सर्विस देने वाला यही होना चाहिए। एक भी चीज इन्होंने अलग कर दी तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद बोलता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, फिर से गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। किसी भी लॉ में, अगर कोई भी लॉ, एनी लॉ, किसी भी लॉ में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मैम जीएसटी है तो जीएसटी लॉ में भी रजिस्ट्रेशन है। याद करो 12AA में भी रजिस्ट्रेशन लगता है, 12AB का भी रजिस्ट्रेशन लगता है। बोलते हैं किसी भी लॉ में, कोई भी लॉ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की सर्विस देती है, एग्जेम्प्ट है। फिर उसके बाद टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विस कौन सी देती है, गवर्नमेंट बोलती है हम चेक करेंगे भाई आपके लिफ्ट की मेंटेनेंस सही है या नहीं, लिफ्ट सही से चला रहे हो या नहीं। गवर्नमेंट बोलती है एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, हम उसको भी टाइम टू टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पॉल्यूशन का लेवल कितना जा रहा है एयर में, ये सब चीजें क्या करते रहते, चेक करते रहते। क्यों चेक करते हैं? पब्लिक की सेफ्टी के लिए। कई जगह पे कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए कंज्यूमर फोरम निकाल के रखे हुए हैं, कई जगह वर्कर्स की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस की बातें करके रखी हुई हैं, कहीं जगह पे क्या करते हैं, मतलब इन शॉर्ट सेफ्टी चाहते हैं ये लोगों की। सेफ्टी के लिए कोई टेस्टिंग करना है, किसी फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करके ही मार्केट में लाया जाता है। फूड फेडरेशन होता है इसका, फूड फेडरेशन टेस्ट करेगा उस देखेगा इंग्रेडिएंट सेफ है नहीं है, तभी मार्केट में उतरता है। तो गवर्नमेंट अगर ये सारे काम करती है, सेफ्टी के, कैलिब्रेशन के, सर्टिफिकेशन देने के, क्यों दे रही है? लोगों की सेफ्टी के लिए अगर ऐसा काम किया जा रहा है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर सर्विस अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी, अब ये सर्विस इंडिविजुअल की हो सकती है और किसी की हो भी नहीं सकती। सबसे पहले सुनो, बर्थ कौन लेगा, इंडिविजुअल। डेथ किसकी होती है, इंडिविजुअल की, राइट। गाड़ी चलाना कौन सीखता है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखो पासपोर्ट किसको चाहिए, इंडिविजुअल को। वीजा किसको चाहिए, इंडिविजुअल को।
ड्राइविंग लाइसेंस किसको चाहिए? इंडिविजुअल को। जन्म कौन लेगा? इंडिविजुअल। जाएगा कौन? इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल को अगर गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वहां पे क्या बोला जाता है? एग्जेम्पशन है। इसको याद रखने का अपन ने तरीका क्या देखा था? जैसे ही दुनिया में आए क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद क्या हुआ? थोड़े बड़े हुए, क्या चलाना सीखी? गाड़ी चलाना सीखी। तब क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी से काम नहीं बना, फिर क्या चाहिए? पासपोर्ट और वीजा चाहिए। अब घूम के आएंगे, वो भी उड़ गए। उड़ने के बाद और ज्यादा उड़ने की इच्छा हुई, मतलब सीधे क्या हुई? डेथ हो गई, तो क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। तो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। क्या हो जाता है? बर्थ, बर्थ के बाद ड्राइविंग, ड्राइविंग के बाद पासपोर्ट, वीजा, डेथ सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इसका क्या है? मेगा एग्जेम्पशन है। फिर इसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज। अगर क्या है? नेशनल परमिट प्रोवाइड करते हो गुड्स कैरियज के लिए, तो उसको भी क्या दिया है? मेगा एग्जेम्पशन। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई भी परमिशन देती है तो परमिशन अगर गुड्स कैरियज से रिलेटेड है तो वो भी क्या है? मेगा एग्जेम्पशन है। फिर सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। देखो, थ्रू आउट इंडिया क्या है कि अगर जीटीए, सपोज करो जीटीए को इधर से उधर घूमना है सामान ले लेके, तो वो बोलते हैं कि एक बार नेशनल परमिट दे दो हमारे व्हीकल को, कि हमारा व्हीकल ओवरऑल इंडिया में क्या करे? कहीं भी घूम पाए। जगह जगह रोका नहीं जाए कि तुम्हारा गाड़ी नंबर क्या है, तुम्हारा गाड़ी नंबर तो एमपी का है, तुम्हारा गाड़ी नंबर तो दिल्ली का है, तो तुम इधर कैसे आएगा? तो बोलते हैं एक नेशनल परमिट चाहिए हमको। तो अगर गुड्स कैरेज वालों को नेशनल परमिट दिया जाता है ताकि वो ओवरऑल ओवरऑल थ्रू आउट द इंडिया क्या कर पाए? काम कर पाए, तो ये सर्विस भी क्या है? गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो आज मैंने नोट्स दिए हैं उनमें तुमने देखा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। टू करा, बाय किया, और उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है जो टू द पॉइंट चीज है। अब जैसे यहाँ पे इतनी सारी सर्विस है, तुम्हें याद क्या रखना है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीजा, लाइसेंस। तो देते वक्त क्या क्या है ये, और ये इंडिविजुअल का ही होता है, तो इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं। फिर इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? गुड्स कैरेज को नेशनल परमिट दिया, तो सिर्फ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, सिर्फ नाम याद होने चाहिए। किसने दिया, किसको दिया, कौन सी सर्विस है। अगर कुछ कंडीशन दी है, जैसे हमारे यहाँ ओल्ड एज होम में क्या थी कंडीशन की? 60 प्लस ही या 60 वाले लोग ही रहने चाहिए, वो कंडीशन थी। कंडीशन थी कि 25,000 तक ही क्या कर सकते हो? कंसिडरेशन ले सकते हो। तो वहां सिर्फ वो कंडीशन लिखना है, लैंग्वेज पूरी मत लिखना। तुमको नोट्स में सिर्फ वो मेन क्रक्स लिखना है, क्योंकि तुम पूरा मेगा एग्जामिनेशन ऐसे तो याद नहीं कर सकते कि ये भी है, ये भी है, ये भी। उतना ही करना, और क्वेश्चंस उसी से आते हैं बस। अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे तुमसे बन रहे पूरे क्रक्स में क्वेश्चन पूरे वही आते हैं, और तुमको बस ये लिखना है लेने वाला सर्विस कौन है, देने वाला कौन है। अगर कहीं कंडीशन है तो वो कंडीशन लिख के आनी है, नहीं है तो हो गया कि इसने दिया, उसने लिया, ये वाली सर्विस है, बस इतना ही लिखना होता है। मेहताब तो दिख ही नहीं रहा है। यस मैम। हाँ नहीं, यूं दिख रहे हो, बस तुम्हारे से बाल बाल दिख रहे हैं। चलो, सर्विस बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सीधी बात है कि गवर्नमेंट ने बोला है ये काम करना है, ठीक है, तुमने वो काम नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आप रिटर्न क्या कर दो? फाइल कर दो। आप क्या कर रहे हो? बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई चीज आपको बोली गई है, आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ये चीज क्या कर रही है? गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है। तो बोलते हैं गवर्नमेंट जब टॉलरेट करती है उसके बदले में क्या लेती है? पेनाल्टी। तो किसी भी तरह की पेनल्टी होगी उस पर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। एक तो ऑलरेडी पनिशमेंट है, पनिशमेंट के ऊपर भी अगर तुम जीएसटी लगाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। काइंड ऑफ क्या है? पेनाल्टीज काइंड ऑफ व्हाट? पनिशमेंट। उस पनिशमेंट के ऊपर भी अगर तुम जीएसटी लगाओगे तो बोलते हैं पेनाल्टी के ऊपर तुमको कोई जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, बोलो प्रीति। मैम 15(2) में था ना नीचे, फीस पेनल्टी बाय वे ऑफ डिले पेमेंट, सेक्शन 15(2) में गवर्नमेंट ले रही है, यहाँ लेने वाली कौन है? गवर्नमेंट है। वो पेनल्टी कैसी है? तुम कमा रहे हो, समझ रहे हो? तुम सेलर हो, तुम क्या बोल रहे हो? लेट दिया तो फिर इसका मैं पेनल्टी भी लूंगा, वो तो तुम्हारी कमाई हो गई ना। गवर्नमेंट तो बेचारी क्या है, तुमको डेट दे के रखी सब, मतलब गवर्नमेंट कमा ले चलेगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो वहां पे एक तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा।
समझ रहे हो? वहां पे क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, पर तुम कमाओगे तो उनको तो जीएसटी भी चाहिए। ठीक है। यस मैम। फिर इसके बाद ये देखो, नो जीएसटी ऑन फाइन्स एंड पेनल्टी। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, उसका एक्चुअल क्रक्स सिर्फ क्या है, ये। तो तुमको सिर्फ रीड करना है चैप्टर और एक्चुअल क्रक्स निकालना है। मेगा एग्जेम्पशन इतना ही किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर अगर आप क्या करते हो, गवर्नमेंट असाइन कर रहा है राइट देना, मतलब अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या तुम जानते हो? टाइटल देना क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट देना क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट अगर नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने दे रही है इंडिविजुअल फार्मर को, एक इंडिविजुअल फार्मर को गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का अगर परमिट देती है, तो ये भी क्या है, इस पे भी मेगा एग्जेम्पशन। पर यही अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेचुरल रिसोर्स इंडिविजुअल फार्मर की जगह किसी कंपनी को यूज करने देती है, वहां पे मेगा एग्जेम्पशन नहीं है, वहां टैक्सेबल हो गया। मतलब मैंने क्या किया, क्वेश्चन बनाने के लिए इंडिविजुअल की जगह किसी और पर्सन को प्लेस कर दिया। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट यूज करने दे रही है इंडिविजुअल फार्मर, चलेगा। लेकिन अगर यही नेचुरल रिसोर्स किसी और को यूज करने के लिए दिए, तो वहां क्या होगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो इन शॉर्ट तुमको बस इतना समझना होगा, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, टाइप ऑफ सर्विस क्या। उसमें से ही एक चीज ये लोग क्या करेंगे, अप डाउन कर देंगे, और तुमको बताना है अगर सारी चीजें सेम है एग्जाम, कुछ भी अप डाउन किया, सीधी बात क्या है, ये टैक्सेबल। फिर आता है मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। अब मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस क्या है, जहां पे तुम्हारा ये कस्टम एरिया होता है, कस्टम एरिया पे क्या है, ऑफिसर्स वहां पे काम करते हैं, कस्टम ऑफिसर। सपोज करो मुझे क्या चाहिए, संडे के दिन मेरा ऑर्डर क्लियर करवाना, कि नहीं भैया हमको क्या संडे के दिन ही ऑर्डर क्लियर करवाना जरूरी है, संडे के दिन तो ऑफिस क्लोज रहते हैं। अब वहां पे एक मर्चेंट लगाया जाएगा, और मर्चेंट को क्या करा जाएगा कि भाई ऑफिसर तुम यहाँ रहो, ओवर टाइम करो। तो आ रही है आवाज? अब अपन ने क्या किया था, म्युनिसिपल वाला किया था, पंचायत वाला किया था। फिर बोला था गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा एग्जेम्प्ट है, लेकिन बोले थे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल होगी। उसमें वो इम्पोर्टेंट वाली जो किसके साथ है, प्राइवेट के साथ जाती है, वो वाली टैक्सेबल होगी। आउटसाइड इनसाइड द प्रीसेंट ऑफ एयरपोर्ट पोर्ट टैक्सेबल होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टैक्सेबल होगी। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, और एक और कोई सर्विस है क्या, कौन सी है, सर्विस टू बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी, टैक्सेबल होगी। बोल तो दिया बिजनेस एंटिटी, सब कुछ इनका टैक्सेबल कर ही दिया था। फिर याद आया कि ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की जिसका प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, उनके लिए एग्जाम्प्ट है इसमें। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हटा दो, फिर से क्या कर दो, किसको हटा दो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बाद इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर हटा दो, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो वहां पे क्या होगा, आरसीएम, और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या होता है, फॉरवर्ड, मतलब ये भी टैक्सेबल होता है। फिर बोलते हैं 5,000 तक की अगर वैल्यू है तो भी एग्जेम्पशन है। फिर बोलता है गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है तो भी क्या है, एग्जेम्पशन है। लेकिन इसमें भी फिर से वही डिपार्टमेंट वाली चीज हटा दो, एयरपोर्ट वाली चीजें हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर हटा दो। फिर इसके बाद बोलता है अगर गवर्नमेंट की पीएसयू ने या फिर किसी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ने क्या लिया है, लोन लिया है, किससे लिया है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रही है, तब भी क्या है,
मेगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है अंडर एनी लॉ। गवर्नमेंट क्या करती है, टेस्टिंग करती है, कैलिब्रेशन करती है, चेकिंग करती है, क्यों, सेफ्टी ऑफ वर्कर के लिए, सेफ्टी ऑफ पब्लिक के लिए, तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट इंडिविजुअल को कौन सी सर्विस दे रही है, उसका बर्थ हुआ, उसने क्या किया, ड्राइविंग करना सीखी, फिर उसके बाद उसको कहाँ जाना है, पासपोर्ट वीजा चाहिए, फिर उसके बाद गया, मतलब डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट देती है तो भी मेगा एग्जेम्पशन। फिर बोलता है गवर्नमेंट अगर एक इंडिविजुअल फार्मर को यूज करने दे रही है नेचुरल रिसोर्सेज तो भी मेगा एग्जेम्पशन है। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इसी को किसी कंपनी को यूज करने देते तो तब मेगा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिकली जो जहां लिखा है उसका वही मतलब है। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस हुए तो क्या होगा, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस हुए तो गवर्नमेंट अगर तुम्हारे कारण हॉलीडे के टाइम काम करवा रही है अपने वर्कर से, तुम जो ओवर टाइम चार्ज देते हो उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए पेनल्टी अगर तुमसे चार्ज करती है उस पर भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कौन होगा, 12AA 12AB अगर ये मैनेज करते हैं। 60 या उसके अबाव के लोग होंगे, 25,000 पर मंथ कम से कम उनसे पर मेंबर पर मंथ चार्ज होगा। पर मेंबर भी है और पर मंथ भी है, तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन है। इतनी चीजें अब तक अपन करते करते आए गवर्नमेंट की। अब जो कर रही हूँ वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है, ERCC, ये क्या है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ये बात किसकी चल रही है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर की। ये दूसरा पेज तब तक सेंड करके रखना, हाँ, एक ही पेज है बस, वो सेंड कर देना, समझ लो पहले, फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये क्या बोलता है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। पहले इसको मैं पढ़ा देती हूँ, होता क्या है, शायद लैंग्वेज कुछ समझ में आ जाए अपने को। तो देखो, सबसे पहले बोल रहा है सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पूरा फोकस, सर्विस प्रोवाइड करने वाली कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को, कौन होता है देखते रहेंगे। बोलता है स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दे रही है, कैसी सर्विस दे रही है, उसको क्या कर रही है, असाइन कर रही है राइट। राइट असाइन करना है, सप्लाई ऑफ सर्विस, तुम्हें भी पता है, राइट देना किसी को सर्विस देना होता है, टाइटल देना क्या होता है, गुड्स देना होता है। तो ये बोल रहे हैं ये असाइन कर रहे हैं राइट। तो चलो, गवर्नमेंट ने इसका मतलब सर्विस दे दी है, किसी तरह की राइट असाइन करने वाली सर्विस है जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है। क्यों दे रहे हैं अब समझ में आ रहा है। इसको बोला है तुम्हें राइट दिया जाता है कि रॉयल्टी कलेक्ट करो गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जो गवर्नमेंट को रॉयल्टी कलेक्ट करनी चाहिए थी उसको बोला है तुम जाके हमारे लिए क्या क्या करो, रॉयल्टी कलेक्ट करो। अब ये रॉयल्टी मैम किस पे कलेक्ट करनी है, ऑन मिनरल डिस्पैच्ड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स। अब कोई माइनिंग लीज होल्डर भी है, उससे हमको क्या करना है, रॉयल्टी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देनी है, ऐसा कुछ है। स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे बोला तुमको राइट दिया है कि तुम जाके क्या करो, माइनिंग लीज होल्डर से क्या करो, रॉयल्टी कलेक्ट करो और मुझे दे देना। चलो ठीक है। फिर यहाँ बोलते हैं एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा, ये हमारा एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सबमिट करेगा अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, और सर्टिफाई करेगा कि कितना जीएसटी माइनिंग लीज होल्डर ने पे किया है on royalty, and if it is more than GST exempted on service provided by state government to ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of GST paid by mining leaseholder। अरे भाई एक काम करो, मेरे पढ़ने से अच्छा तो तुम खुद एक बार इसको 5 मिनट तसल्ली से पढ़ के डिकोड करो, क्योंकि मुझे पता है मेरा पढ़ना कुछ मतलब का नहीं रहेगा यहाँ पे। 5 मिनट उसको पढ़ो और डिकोड करके बताओ आप। अरे वो कॉमा लगानी ही भूल गए, कहीं भी ना कॉमा ना कुछ, इतना बड़ा 4-5 का तो सेंटेंस ही हो।
हुआ डिकोड? हो गया? कुछ आया समझ में किसी को तो बताओ, नहीं तो अब हो गया टाइम अप। इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखी हुई है ना उसमें? चलो इधर आ। अब देखो हमारी गवर्नमेंट का काम क्या है। हमारी गवर्नमेंट ने किसको क्या बोला समझो। सबसे पहले ये कौन है? ये होगा हमारे ERCC। ERCC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ये कौन है? हमारे एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अभी बोलता है ये जो हमारे एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? गवर्नमेंट ने इनको दिया राइट। गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? राइट दिया। बोलते गवर्नमेंट ने इसको राइट दिया है कि एक काम करो, हमने क्या दिया? इनको माइनिंग करने को दिया कि चलो खुदाई वगैरह करो। गवर्नमेंट ने क्या दिया? इनको माइनिंग करने को दिया कि आप खुदाई वगैरह कर सकते हो, लेकिन हमको इसके लिए क्या चाहिए रहेगी? रॉयल्टी। हमको इसके लिए क्या चाहिए? रॉयल्टी। तो गवर्नमेंट बोलती मैं ताकि रॉयल्टी कलेक्ट नहीं करती, मैं किसको बोल रही हूँ? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तुम जाओ इस माइनिंग लीज होल्डर के पास और तुम इससे जाके क्या करना? रॉयल्टी कलेक्ट करना। तुम जाना, ये तुमको रॉयल्टी देगा, तुम वो रॉयल्टी मुझे आगे कर देना। अब देखो मैंने तुम्हें राइट दिया, ठीक है, अब तुम मुझे क्या दे रहे हो? एक तरह से सर्विसेज दे रहे हो। मैंने तुम्हें राइट दिया कि जाओ रॉयल्टी कलेक्ट करके आओ, तुम मुझे क्या दोगे? रॉयल्टी लाके दोगे, ठीक है, तुम पैसा तो चार्ज करोगे ना मुझसे। तो बोलते हैं हम इस पे कोई GST नहीं लगेंगे। तुम हमसे कमा रहे हो? हाँ हम कमा रहे हैं। तुम हमसे कमा रहे हो ERCC? हाँ कमा रहे। तो गवर्नमेंट बोलती है जाओ तुमसे GST नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अब समझना। बोलता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट राइट दे रही है ERCC को कि ये जो माइनिंग लीज होल्डर को हमने माइनिंग के राइट्स दिए हैं, ये जो माइनिंग लीज होल्डर को हमने क्या दिए? माइनिंग के राइट्स दिए, इससे मुझे रॉयल्टी कलेक्ट करके तुम दे देना। अभी बोलते हैं जब तुम्हारा क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होता है। जब क्या होगा, ये देखो गवर्नमेंट कोई लाइफ टाइम तुमको थोड़ा ना रॉयल्टी का राइट दे के बैठेगी, 4 साल 5 साल 7 साल कुछ होगा। तो बोलते जब इसका ईआरसीसी का गवर्नमेंट से क्या होगा, रॉयल्टी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है एंड होगा। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होगा, तुम भाई सबको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। किसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। अब इस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ये जो माइनिंग लीज होल्डर है, ये जो माइनिंग लीज होल्डर है जिनसे ये रॉयल्टी कलेक्ट करके आया, अब देखो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट ने उसको राइट दिया, ये माइनिंग से पैसा कमा रहा है। तो बोलते ये बताए गए स्टेटमेंट में माइनिंग पे किया है, माइनिंग लीज होल्डर ने जितना कमाया उस पर कितना जीएसटी पे किया। तो गवर्नमेंट बोलती है उसने क्या किया, 10 लाख जीएसटी। मैम वॉइस रेशियो बहुत है मैम। तुम इतना लेट मत बोला करो, उसी वक्त बोला करो, पता नहीं तुमने कहाँ से नहीं सुना होगा। मैम ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा मैम 1 मिनट हुआ सिर्फ। अभी कहाँ से मैंने तुमको डिस्टर्ब स्टार्ट हुआ? मैम ये बीच बीच में आवाज हो रही है, बीच में जा रही, बीच में कहाँ ठीक से हो रही है। हुआ ये पूछ रही हूँ मैं। मैम ऐसे तो सुनाई दे रहा था अभी तो। अभी है? अब कहाँ से नहीं हुआ, तुमने कहाँ से नहीं सुना? रिपीट करो। हाँ मैं आपने कहा था लाइफ टाइम नहीं दिए थे, कुछ टाइम के लिए दिए थे। वहां से नहीं सुना ना, ठीक है। क्योंकि देखो सीधी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतना रिपीट करना बहुत इजी नहीं होता है कि पूरा एक फ्लो में समझा दो। तुम्हारे लिए एक झुटकी में बोलना है मैम रिपीट कर दो, अक्षय लिटरली इट्स नॉट इजी। एक बहुत डेडिकेशन से पूरा समझाओ फिर बोलो रिपीट कर दो, कुछ समझ ही नहीं आया। तो थोड़ा सा ना जहां तुम्हें लगे, 2-3 दिन ये प्रॉब्लम आएगी और उसका सेटल कर लिया है मैंने, पर 2-3 दिन थोड़ा जहां लगे ना उसी वक्त रोक के बोला करो मैम ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? क्योंकि और ये टर्म वाले ना ये इतना इजी नहीं है, वो तुम पढ़ के ही समझ गए होगे। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था तुमको कि देखो स्टेट गवर्नमेंट है, दीपक तुम बीच में लेफ्ट हो गए थे, तुम्हारे लिए मैं शुरू से ही बोल रही हूँ एक बार। स्टेट गवर्नमेंट क्या देता है? ईआरसीसी। ईआरसीसी कौन है? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि भाई तेरे को क्या दे रहा हूं, मैं बोलता हूँ कि ये जिन लोगों को मैं लीजिंग के लिए क्या देता हूँ कि जाओ तुम माइनिंग करो ये सब करो, तो मेरी लैंड वगैरह क्या है गवर्नमेंट क्या देती है उनको लीज पे दे देती है कि जाओ जितनी खुदाई वगैरह करनी है जो जो मिल रहा है उससे निकालो। लेकिन ये जो मैं लीज पे दे रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे चाहिए होता है पैसा। गवर्नमेंट तो पैसा लेगी ना, लीज पे देगी। तो बोलता है गवर्नमेंट नहीं जाएगी वो रॉयल्टी कलेक्ट करने, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर तुम जाओ इसके पास और क्या करके आओ, रॉयल्टी कलेक्ट करके आ जाओ। राइट इसी चीज का दिया कि रॉयल्टी तुम कलेक्ट करना। तो बोलता है ये जो तुम रॉयल्टी कलेक्ट कर रहे हो, तुम बस क्या करना, तुमको भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा होगा, 4 साल या तो तुमको राइट देंगे या 5 साल देंगे, लाइफ टाइम तो तुमको ये राइट देने से रहे, कुछ टाइम पीरियड होगा। तो बोलते हैं जब भी इस चीज का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, जब भी क्या होगा इस चीज का टाइम पीरियड एंड होगा, उस वक्त तुम क्या करना, उस वक्त आके हमको एक क्या देना, ये स्टेटमेंट बना के देना। उस वक्त क्या दे देना, एक स्टेटमेंट बनाना। मैम इस स्टेटमेंट में होगा क्या? तो बोलते हैं इस स्टेटमेंट में तुम्हें लिख के बताना है कि ये जो है ना तुम्हारा माइनिंग लीज होल्डर, इसने जीएसटी कितना पे करा है। उसने भी पैसा कमाया होगा, माइनिंग कर रहा है, पैसा तो वो भी कमा रहा है। तो बोलते हो ये बताओ उसने जीएसटी कितना पे किया। तो ये ईआरसीसी बता रहे भाई उसने 10 लाख का जीएसटी पे किया है। मैंने कहा ठीक है। बोलता है कि तुम्हारा जीएसटी ईआरसीसी, अब तुम्हारा जो जीएसटी है ना ईआरसीसी, तुम्हारा जीएसटी पता है मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है? 10 लाख ही एग्जेम्प्ट हो सकता है। क्यों? हम अगर तुम्हारा 10 लाख एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए ना कहीं से तो हमको उतना रेवेन्यू मिल जाए। कौन बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। कि अगर ईआरसीसी तुम्हारा जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उतने बराबर का जीएसटी माइनिंग लीज होल्डर से दिला दो। तो अगर माइनिंग लीज होल्डर ने 10 लाख का जीएसटी पे किया है तो यहाँ पे अगर इसने 10 लाख जीएसटी पे किया है तो इसका जो एग्जाम भी होगा ना ईआरसीसी का,
वो भी मैक्सिमम 10 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम करते हैं सिचुएशन को रिवर्स। सपोज करो हमारा जो माइनिंग लीज होल्डर है वो जीएसटी कितना पे करके आया, अभी भी 10 लाख, ठीक है। अब हम जितना एग्जेम्प्ट करने वाले हैं, हम किसका ईआरसीसी का एग्जेम्प्ट करने वाले थे, कितना, 12 लाख। एक्चुअल में हमने क्या किया, देखो एग्जामिशन पहले मिल जाती है और ये पीरियड एंड के बाद पूरा अकाउंट आता है। अकाउंट कब आ रहा है, जब पूरे पीरियड एंड हो गए, पर एग्जामिशन तो हर साल साथ साथ मिलती जा रही है। इन्होंने पूरा टोटल लगाया, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देके पूरा टोटल लग रहा है, तो बोलता है देखो मेरा एग्जाम्प्ट कितना हो चुका है आज तक, 12 लाख। लेकिन माइनिंग लीज होल्डर पे कितना करके आया, 10 लाख। तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि मैक्सिमम एग्जाम्प्ट कितना होगा तुम्हारे लिए, 10 लाख। इसका मतलब 2 लाख अब किसको भरना पड़ेगा, ईआरसीसी को भरना पड़ेगा। इसकी जगह केस ये नहीं होता, केस कौन सा होता, फिर से हमारा लीज होल्डर 10 लाख ही पे करके आया, जीएसटी 10 लाख पे किया, पर ईआरसीसी का जब स्टेटमेंट में चेक किया, टोटल वगैरह किया इस स्टेटमेंट से, तो आया कि उसका एग्जाम्प्ट कितना हुआ है, 8 लाख। अब कोई दिक्कत होगी क्या स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ भी नहीं होगी, बोलेगा अब चलेगा मुझे। तो अब इस सिचुएशन में आके अब देखो इसने यहाँ पे क्या लिखा है बुक में, यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं। तो इसने क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ईआरसीसी क्या करेगा, एक स्टेटमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें सर्टिफाई करता है कि जीएसटी कितना डिपॉजिट किया है माइनिंग लीज होल्डर ने रॉयल्टी के ऊपर। और वो ये सर्टिफाई करता है कि हाँ ये जो माइनिंग लीज होल्डर है वो जीएसटी उसका जितना एग्जेम्प्ट हुआ है ना, उससे ज्यादा क्या कर चुका है, पे कर चुका है। ये वो सर्टिफाई करेगा कि मुझे अगर आपने 10 लाख एग्जाम किया तो वो ज्यादा ही भर के आया है। पर अगर ऐसा नहीं होता, अगर माइनिंग लीज होल्डर कम अमाउंट पे करके आता है, किससे कम, जितना जीएसटी ईआरसीसी का एग्जाम्प्ट हुआ है उससे कम अमाउंट अगर वो पे करके आया है, तो बोलता है ऐसे केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, किसके बराबर, जितना माइनिंग लीज होल्डर ने पे किया है उतनी ही अब एग्जेम्पशन मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और ईआरसीसी को क्या करना पड़ेगा, ईआरसीसी को डिफरेंस पे करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो आर यू गेटिंग, ये वही चीज लिखी है, पर कहीं कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक साथ पूरा पैराग्राफ क्या कर दिया, लिख दिया। तो यहाँ बोलते हैं सिंपल सी बात कि अगर माइनिंग लीज होल्डर जो है, लीज होल्ड जो कर रहा है, वो 10 लाख अगर जीएसटी पे करता है, तो भाई आरसीसी मैक्सिमम एग्जेम्पशन तुम्हारा कितना होगा, 10 लाख होगा। उसने अगर तुम्हारा 12 लाख एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो 2 लाख तुमसे डिफरेंस क्या कर लेंगे, वो पे करवा लेंगे। मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, उतना जितना ईआरसी माइनिंग लीज होल्डर क्या करके आया है, पे करके आया है। आया इस समझ में, वो हो अगर इच्छा हो तो वो पूरा ड्रॉ करना है तो कर लो, ठीक है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट था, इसके अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए, पर ये डिकोड करना मुश्किल होता है, ठीक है। लिखना है वधू, अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। हम फोटो क्लिक कर देते हैं। इसको फिर अपने अकॉर्डिंग वो कर लेना, लिख लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। डन। चलो अब इसके बाद ये पेज दे दिया क्या, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब तक तुम लोग करो। मैं वो पेज कल सेंड करा हुआ है व्हाट्सएप पे। हाँ देख रहे हो, 1 मिनट में तुम ये तब तक सॉल्व करो, मैं देख रही हूँ।
ये नहीं है वो पेज, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ईआरसीसी वाला ही दे दिया, ईआरसीसी के बाद वाला पेज देना है। मैम वो भी दिया है। वो भी है, नहीं है इसमें, अलग से दिया होगा फिर। एक मिनट मैम, पेज नंबर कौन सा चाहिए? 5.32। हाँ, ईआरसीसी के बाद वाला कौन सा है? 5 ये कौन सा है? या फिर तुमने यही डबल दे दिया है शायद। एक मिनट मैम। हाँ ये डबल है, 5.30 है ना ये? मैम कंटिन्यू ही है वो पेज, हाँ वो वो डबल बार आ गया ये जो अच्छा एक मिनट। नेक्स्ट चलो। पेज यही है। यही वाला है। चलो एक पेज कम हुआ तुम्हारे पढ़ने का। चलो सबसे पहले बेसिक मेल सर्विस का क्या होगा? एग्जाम की नॉट एग्जाम्ड? बोलते जाओ। एग्जाम्ड, राइट। देन ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर। एग्जाम्ड। देन ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट। एग्जाम्ड। उसके बाद रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। टैक्सेबल। करती जा रही हूँ मैं, तुम लोग बोलते जा रहे हो और आवाज मेरे को मेहताब की आ रही है ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन। टैक्सेबल। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर। मैम exempt. Postal order exempt. Collection of telephone, electricity bill. टैक्सेबल। Taxable. Pension payment service. एग्जाम्ड। Speed post. टैक्सेबल। Express parcel. टैक्सेबल। Taxable. अब सबसे पहले गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला पोस्ट ऑफिस है। मुझे सिर्फ पता है, याद क्या रखना है, पोस्ट ऑफिस की 4 सर्विस कौन सी टैक्सेबल है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली क्या थी? एग्जेम्प्ट थी। तो देखते हैं, बेसिक एग्जेम्प्ट, यस। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, एग्जेम्प्ट। 4 ही तो टैक्सेबल थी। एक्सप्रेस पार्सल टैक्सेबल है, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, तुम्हारा स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, और एजेंसी सर्विस भी टैक्सेबल होती है। अब शायद तुम्हें समझ में आया हो एजेंसी सर्विस कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे। फिर बोलता है सेविंग अकाउंट ऑपरेशन, यस एग्जेम्प्ट है। भाई लाइफ इंश्योरेंस तो शुरू में ही बोल दिया ना, लाइफ इंश्योरेंस उसने थोड़ा ना बोला रूरल का एग्जेम्प्ट है कि अर्बन का, उसने बोला लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, तो यस ये टैक्सेबल है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये क्या, पासपोर्ट वगैरह, ये भी तुम्हारा टैक्सेबल है। पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर क्यों एग्जेम्प्ट किया मुझे बताओ, कहाँ पे लिखा था पोस्टल ऑर्डर एग्जेम्प्ट है? मैम स्पीड पोस्ट जो है वो कवर नहीं करता पोस्टल ऑर्डर। यस। देन कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा था, ये तो एजेंसी की तरह तुम काम कर रहे हो ना, इन लोग के इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कलेक्ट करते हो, तो जब इन लोग के इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, ये एजेंसी सर्विस, एक एजेंट की तरह काम कर रहे हो, उसके लिए टैक्सेबल। पेंशन पेमेंट सर्विसेज, ये क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। स्पीड पोस्ट वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के उसमें आता है, पार्सल वैसे ही क्या है, डायरेक्ट हमको देख के रखा है, ये टैक्सेबल होंगे। तो ये खत्म हुआ तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब सर्विस हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे, तो बोलते हैं अगर गवर्नमेंट को पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की, तो भी एग्जेम्प्ट है। हम जब गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे बात होती है प्योर सर्विस की। प्योर सर्विस कोई इसमें गुड्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे। लोग क्या है, अपॉइंट होते हैं पंचायत की पोजीशन पे म्यूनिसिपैलिटी के लिए, तो बोलते हैं पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या एंटिटी परफॉर्म कर रही है और गवर्नमेंट को दे रही है, सब कुछ क्या है? एग्जेम्प्ट है। पर यहाँ बात हो रही है किसकी? प्योर सर्विस की। प्योर सर्विस मतलब गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या है? प्योर सर्विस है। लेकिन फिर इनको आगे जाके लगा नहीं, कंपोजिट सर्विस भी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की हमको क्या करनी चाहिए? इंक्लूड करनी चाहिए। तो बोलते हैं पहली नजर में बोला इनने प्योर सर्विस अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब पूरा गवर्नमेंट का पंडाल, सब कुछ, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, तुम्हारा यूनियन हो, लोकल हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, गवर्नमेंट एंटिटी हो, कोई भी अगर पंचायत की सर्विस देता है, कोई भी अगर म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड सर्विस किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वो बोलते हैं प्योर सर्विस एग्जेम्प्टेड, कोई गुड्स वुड्स नहीं है यहाँ पे, पूरी क्या है, प्योर सर्विस है। लेकिन सेकंड नंबर पे अब कंपोजिट को भी बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, लेकिन कंपोजिट कब एग्जेम्प्ट होगी, कंपोजिट तभी एग्जेम्प्ट होगी जब तुम्हारा टोटल सप्लाई का जो वैल्यू है, तुम्हारी टोटल सप्लाई का जो वैल्यू है उसका 25% तक ही गुड्स है, मतलब 75% सर्विस ही होनी चाहिए, 75% सर्विस का ही होना चाहिए, 25% या 25% से कम क्या होने चाहिए, तुम्हारे गुड्स होने चाहिए। तो बोलते हैं पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की प्योर सर्विस दो तब भी चलेगा, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी कंपोजिट सर्विस दो तब भी चलेगा, प्योर हो या कंपोजिट हो, प्योर हो या फिर क्या हो कंपोजिट हो चलेगा, लेकिन कंपोजिट में गुड्स कितने होना चाहिए, 25% और लेस ही होने चाहिए। मैम ये 25 किसका देख रहे हो, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो, उसका 25% क्या होनी चाहिए, तुम्हारी गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो 25% क्या होना चाहिए, गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने समझाते वक्त जो बोला ना वही सब है, कंपोजिट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का जिसकी वैल्यू गुड्स की 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कंपोजिट सप्लाई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, यूनियन टेरिटरी दे, लोकल अथॉरिटी दे, गवर्नमेंट अथॉरिटी दे, गवर्नमेंट एंटिटी दे, पंचायत की हो या फिर क्या हो म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस हो, पंचायत हो या फिर क्या हो म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस हो, दोनों की दोनों, देखो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी भी लिखा है, यहाँ पे 243W आएगा, तो 243 की हो या 243W की हो, दोनों ही सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कंपोजिट नेचर हुआ तब भी। ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि देखो ये यहाँ म्यूनिसिपैलिटी फिर से इसने इधर कवर किया है, तो इन शॉर्ट चाहे प्योर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कंपोजिट नेचर की सर्विस प्रोवाइड करे, बट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25% तक की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, तो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड। ये कितनी बार दिया है, कितना रिवीजन करवा रहे हैं भाई। मैम मैंने पहले ही आपको दे दिया था, ये दोबारा दिया आपने बोला इसलिए। तुम्हारा एक ही के अंदर कितनी बार दिया मैं ये बोल रही हूँ, एक ही के अंदर 3 बार वही की वही चीजें, मैं वही सोच रही अब भी फिर से दे रहा है, फिर से बुक में दे रहा है वो। मैम ये दूसरी बार दिया मैंने आपको। अरे देवी माता मैं क्या बोल रही हूँ, तुम समझो तो सही, कोई गलती नहीं कर दी तुमने, तुम्हारा जब तुमने फर्स्ट PDF ही करा ना स्कैन, उसमें एक ही पेज को 2-3 बार स्कैन करके दिया है तुमने, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो इतने घबराने का नहीं, ह्यूमन एरर है, ठीक है, नॉर्मल है। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि कितना रिवीजन चल रहा है अपना, देखो तुमको भी ऐसे 2-3 बार लिख लेना चाहिए, लिख लिख के रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा भी। चलो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, बोलता है अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी गवर्नमेंट को क्या कर रही है, सर्विस सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट एंटिटी क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को क्या करती है, अगर सर्विस सप्लाई कर रही है, और वो किस फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एंटिटी को क्या दे दिया, ग्रांट दे दिया, और बोला इसी फॉर्म में इस ग्रांट को यूज करना, गवर्नमेंट ग्रांट, बोलता है जैसा हम बोल रहे हैं उसी फॉर्म में क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए। अगर उस फॉर्म में गवर्नमेंट ग्रांट यूज नहीं हो तो फिर गलत है। तो बोलते हैं अगर आप गवर्नमेंट का ग्रांट लेके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड। तो अभी तक क्या देखा, प्योर सर्विस, कंपोजिट सर्विस, पंचायत की हो या म्यूनिसिपैलिटी की हो, कंपोजिट है तो 25% तक ही क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। थर्ड अभी अपन ने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में क्या कर रहे हो, तुम कंसिडरेशन ले रहे हो और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। बस याद क्या रखना, जब ये कहाँ पे इन्होंने सारी गवर्नमेंट कवर की और कहाँ पे किसी किसी गवर्नमेंट को छोड़ के रखा है, जैसे हमने एक ही जगह अब तक किया है,
जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, यस ओल्ड एज होम्स। ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर शॉप टू गवर्नमेंट, ये जो राशन वगैरह की दुकान होती है ना, जो सस्ते में क्या देते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को सस्ते में सामान देते हैं। तो अब ये पता है क्या होता है, ये शॉपकीपर यहाँ पे ये बोलेगा मैं क्यों सस्ते में दूं, तो गवर्नमेंट बोलता है तुम एक काम करो, यहाँ पे इन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को सस्ते में दो, तुम्हारा जो भी नुकसान होगा गवर्नमेंट तुमको क्या कर देगी, वो दे देगी। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट को एक तरह से सर्विस दे रहा है, सस्ता सामान देके, चीप रेट पे सामान देके गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, जिसके बदले में गवर्नमेंट उसको क्या दे देगी, उसका मार्जिन दे देगी। तो बोलते हैं अगर ऐसा मार्जिन गवर्नमेंट दे रही है तो वो मार्जिन या वो कमीशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो फेयर शॉप वाले अगर गवर्नमेंट को राशन की दुकान खोल के दे रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट कमीशन देती है, मार्जिन देती है, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अब बहुत इजी चालू हो गए। सर्विस अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट ने क्या लिया, इंश्योरेंस लिया तुमसे, मतलब तुम गवर्नमेंट को इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और जिसका प्रीमियम कौन पे करेगा, गवर्नमेंट ही उसका क्या करती है, प्रीमियम पे करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी कोई इंश्योरेंस ले रही है और इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे ये खुद ही करते हैं, तो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और यहाँ लिखो लोकल अथॉरिटी और क्या कर दो, क्रॉस। लोकल अथॉरिटी अगर इंश्योरेंस लेती है और प्रीमियम पे करती है वो टैक्सेबल है। यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को ही क्या किया है, कवर किया है। मैम गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एंटिटी इंश्योरेंस ले रही है, टैक्सेबल है। कुछ ही जगह पे, दो ही जगह, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के लिए सबको कवर किया है, एजेंसी को, एंटिटी को सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के लिए कवर किया, बाकी कहीं पे भी नहीं है वो। और हमारी लोकल अथॉरिटी इंश्योरेंस में नहीं है, और यूनियन टेरिटरी और हमारा लोकल अथॉरिटी एक और जगह नहीं है, वो फिर से क्या है, हमारा ओल्ड एज होम। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का? चलो, तो बोलता है जीएसटीएन नेटवर्क वाले, जब जीएसटीएन नेटवर्क वाले गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जीएसटीएन नेटवर्क किसने बनाया है, इन्फोसिस। तो जब इन शॉर्ट बात किसकी हो रही है, इन्फोसिस जब गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बोलता है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो जीएसटीएन नेटवर्क वाले क्या करते हैं, जब सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर बोलता है सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अब देखो ये ना अमेंडमेंट है, ये चीज अमेंडेड है, पहले नहीं थी ये अब अमेंडमेंट आया। ये छोटे छोटे से 2-4 ही अमेंडमेंट है मेगा एग्जाम्पशन में। अब बोलता है सर्विस अगर तुम किसको प्रोवाइड कर रहे हो, गवर्नमेंट को, कौन सी सर्विस, ट्रेनिंग की सर्विस। सपोज करो गवर्नमेंट ने मेरे को बुला के बोला कि हमारे रूरल एरिया में क्या करो, लोगों को एक बार क्या चलाने की कर दो, कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मोबाइल फोन ढंग से कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली दे वांट कि मैं ट्रेनिंग दे के आऊं, बेसिकली उनको क्या चाहिए, मैं किसी को क्या दे के आऊं, ट्रेनिंग दे के आऊं। उस ट्रेनिंग के लिए खर्चा कौन उठा रहा है, उस ट्रेनिंग का खर्चा गवर्नमेंट ही मेरे लिए उठा रही है। पहले ऐसा था 100%, पहले कैसा था, 100% का था, मतलब अब कुछ भी परसेंटेज था ही नहीं कि गवर्नमेंट कितना खर्चा उठाएगी कितना नहीं। अब इन्होंने अमेंड करके क्या बोल दिया, गवर्नमेंट अगर 75% या मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर करती है तो ही एग्जेम्प्ट होगा। पहले था अगर 25% भी करेगी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट होगा, 30% भी करेगी एग्जेम्प्ट होगा। अब इन्होंने कर दिया नहीं, सब्सटेंशियली खर्चा कौन उठाएगा, गवर्नमेंट इस ट्रेनिंग का खर्चा उठाएगा, तभी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ मिसिंग दिख रहा है, देखो कौन मिसिंग है यहाँ पे, लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी नहीं, मतलब लोकल अथॉरिटी किसी को ट्रेनिंग के लिए बुलाती है कि हमारे गांव वालों को ट्रेन कर दो, और वो अगर 10% क्या 90% भी खर्चा उठाएगी ना, तो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि लोकल अथॉरिटी यहाँ पे कवर ही नहीं किया है। तो यहाँ पे भी लिखो लोकल अथॉरिटी और उसको क्रॉस करो। दीपक लिखो, डन।
देन ये क्या है, कोचिंग सर्विस सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एनजीओ अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्ट। ये भी नया है। अब ये नया क्या है, देखो एलन हो गए, तुम्हारा कैटेलाइजर हो गया, रैंकर्स पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे बड़े लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो AIEEE और ये सारी चीजें देते हैं, उनके लिए है, नीट वगैरह के लिए। तो बोलते हैं एलन हो गया, कैटेलाइजर, रैंकर्स पॉइंट, ये क्या बोलते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, डिसेबल हैं जो स्टूडेंट्स, दैट इज आई वोंट कॉल इट डिसेबल, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है, तो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को अगर आप क्या देते हो, स्कॉलरशिप देते हो, तो ऐसे में क्या है, इस स्कॉलरशिप मतलब आप कुछ कमा रहे थे, उस कमाई का कुछ हिस्सा जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स है उन पे लगा दिया, तो बोलते हैं कि उतना हम आपके लिए क्या रखेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे कोचिंग सेंटर लिखा है, प्राइवेट लोगों को भी बोला है कि एग्जाम, ताकि ये प्रमोट हो चीजें, थोड़ा सा जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है उनको क्या है, प्रमोशन देने के लिए कि उनको हेल्प करे लोग। तो बोलते हैं कोचिंग सर्विस अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है या फिर कोई एनजीओ क्या करता है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कोई स्कीम है जो बना के रखी है, वो सेंट्रल लेवल की स्कीम के अंतर्गत अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी क्या है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। इसकी कोई एंट्री नहीं लिखी इन्होंने, इसका सीधे बस क्या किया है, सर्कुलर इशू किया कि ये भी चीज एग्जेम्प्ट होती है। फीस टू द एक्सटेंट ओनली फॉर डिफरेंट लेवल, और पूरा हाँ। पूरा इंस्टीट्यूट का पूरा फीस एक्सेप्टेड है? नहीं, ओनली स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, यहाँ लिखा है ना, ओनली स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, उनके लिए जो स्कॉलरशिप दी ना, दैट इज यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस। किसी को क्या है, पढ़ने दे रहे हो, तो तुम क्या है, उनसे 10,000 लेना था सपोज करो, हम नहीं ले रहे, फ्री में प्रोवाइड किया, लेकिन बोलते कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आप जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें उसको पूरा एग्जेम्प्ट रखेंगे, तो इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलो फाइनली तुम्हारा जाके टू एंड बाय गवर्नमेंट नाम की बड़ी सी जो लिस्ट थी वो अब खत्म हुई। टू एंड बाय, एक तरफ गवर्नमेंट का टू की लिस्ट बनाना, एक तरफ गवर्नमेंट की बाय की लिस्ट बनाना, लेकिन पहले याद करना और फिर याद करने के बाद बस बचपन में जैसे करते थे वैसे लिख लेना, ऑटोमेटिकली नोट्स भी बन जाएंगे, याद भी हो जाएगा, पर ईमानदारी से याद करके ही लिखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विस इजी सी स्टार्ट हो गई है, तो बोलते हैं इसको तो कुछ याद भी मत करो, अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर क्या कर रहे हैं, प्योर लेबर सप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं प्योर लेबर सप्लाई, तो बोलता है देखो सर्विस अगर प्योर लेबर की है, किस चीज के लिए, चाहे आप इरेक्शन कराओ, इंस्टॉलेशन, कमीशन कराओ, रिपेयर कराओ, मेंटेनेंस कराओ, रिनोवेशन कराओ, किन चीजों का, इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को अगर आप क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। इन शॉर्ट तुम्हें यहाँ नाम याद रखना है, प्योर लेबर की सर्विस जा रही है, कोई गुड्स जा रहे हैं क्या, नहीं, सीधी बात प्योर लेबर वाली सर्विस जा रही है। ये प्योर लेबर वाली सर्विस कौन से स्कीम के अंडर आ रही है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर हम ये प्योर लेबर की सर्विस देते हैं। तो प्योर लेबर सर्विस किस में जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जा रही है या फिर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन के अंदर जा रही है। क्यों दे रहे हैं ये सर्विस, ये सर्विस दे रहे हैं रिपेयर के लिए भी हो सकती है, रिनोवेशन की भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की भी हो सकती है, इंस्टॉलेशन, मतलब किसी भी तरह का काम जो आपका इंडिविजुअल हाउस से रिलेटेड है, किसी भी तरह का काम हो, वो सारे यहाँ पे क्या कर लिए, कवर कर लिए। रिपेयर भी चलेगा, रेनोवेशन भी चलेगा, नया हाउस बनाना है वो भी चलेगा, पुराने को ठीक करना है वो भी चलेगा। बस स्कीम कौन सी चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। देने वाला सिर्फ प्योर लेबर की ही क्या देगा, सर्विस देगा और कुछ भी नहीं, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं, फिर से ही ऐसा एक आगे भी आएगा। अब यहाँ पे बोलता है सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी फॉर एक्सपैंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू द ट्यूबवेल ऑफ फार्मर। इजी सी चीजें बोलते हैं। देखो भैया, एग्रीकल्चर रिलेटेड हर चीज मैंने तुमको कहा था सब एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ दे दिया उन्होंने एग्रीकल्चर का, बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। अब वो सप्लाई करते करते क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि फार्मर्स के फार्म तक क्या जा सके, पूरी इलेक्ट्रिसिटी जाए, ताकि वो लोग ट्यूबवेल से पानी वगैरह क्या कर पाए, ढंग से दे पाए। देखा जाए तो ये क्यों हुआ, एग्रीकल्चर के लिए ही हुआ। तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ताकि उनके फार्म तक क्या हो, इजीली ट्यूबवेल के थ्रू पानी वगैरह जा सके। तो यहाँ पे क्या है तो एग्रीकल्चर के लिए ही ना, तो इसको भी क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो ये कंस्ट्रक्शन में क्यों कवर किया, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह बन रहे ना, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा चैनल बन रहा है, तो वो चैनल बनाने को लेके इन्होंने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में डाल के रखा। जबकि है एग्रीकल्चर पे भी लिखे तो वही बात है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटेंशन कर रहे हैं। करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होगा। फिर इसके बाद फिर आ गया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अभी बोला था ना प्योर लेबर आएगा, फिर से क्या आ गया, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के रिस्पेक्ट में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, पर ये सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, मैम हमारी ये क्या बनी है, बिल्डिंग, इसमें क्या है, फ्लैट बने 1 2 3 4, ये फ्लैट है। बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, ये सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअल क्या होना चाहिए तुम्हारा, रेसिडेंशियल यूनिट मतलब इंडिविजुअल घर होना चाहिए। तो अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हम किसके लिए, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट। मैम इसकी गहराई में चले जाते हैं। मेरे को मेरा घर बनवाना है, क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ इससे, नहीं, मैंने बोला नहीं ये मेरा क्या है, प्लॉट है, इसके ऊपर मेरा घर बना के दे दो। मैं प्योर लेबर की सर्विसेज ले रही हूँ, आई एम टेकिंग प्योर लेबर सर्विस फॉर सिंगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन वही अगर फ्लैट बनाओगे, बोलोगे आओ भाई पूरा एक क्या करो, मल्टी बना के दो, फिर लोगों को फ्लैट दे रहे हो, वो तो बिजनेस है, वो तो क्या है, बिजनेस है। तो वहां पे एग्जेम्प्ट नहीं किया। जहां इंडिविजुअली क्या करते हैं, घर बनवा रहे हैं, वहां पे क्या करके रखा है, इसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। अब तुम बोलोगे मैम कोई ये भी तो कर सकता है, ठेके पे घर बना के दे सकता है। कोई ठेके पे क्या करेगा, एक घर, तो एक बार बताओ, बंगलो भी जब बनते हैं ना एक जैसे, तब एक जैसे 30-40 बंगलो बनाते हैं वो लोग। जो लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट भी देते हैं बंगलो बना बना के, तो वो एक ही नहीं बनाते, एक पूरा एरिया खरीदते, उसमें एक जैसे ट्विन्स वाले फोटोकॉपी एक जैसे क्या बनते, एक साथ तुम्हारे बंगलो बनते जाते हैं। तो समझ आता है ना कि क्या खुद के लिए बनवाया है और कहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए किसी से बनवा रहे हो। तो वहां फैक्ट बेस्ड हो जाती है चीजें कि फैक्ट क्या जा रहे हैं, तो भी क्या होगा, अगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, एग्जेम्प्ट है क्योंकि रेसिडेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं ना। पर वही अगर बिजनेस के पर्पज से बहुत सारे बनवा के प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, प्योर लेबर की सर्विस ले रहे हो, फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या ये लॉजिक समझ में आया, क्यों उसने स्पेशली बोला है कि एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कॉम्प्लेक्स वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दीपक को आया, चलो अब इसका लॉजिक कहाँ है, ये है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। इसका लॉजिक अभी हमको किससे रिलेट करना है, आरसीएम से रिलेट करना है। इसका लॉजिक मुझे एक और जगह एक सर्कुलर है उससे रिलेट करना है। इस पे एक स्टिकी नोट लगाओ, सबसे लास्ट में मेगा एग्जामिशन के बाद इसको करेंगे। इसका सर्कुलर भी पढ़ना है, इसका आरसीएम भी पढ़ना है, इसका मेगा एग्जामिशन भी पढ़ना है। लिख के रखो और एक स्टिकी नोट ऐसा निकाल के रखो कि स्किप नहीं हो अपना। ये पूरा इसका ही है ये सब, और ये भी।
डन। चलो अब ये तुम ही बताते जाना, बड़ी इजी सी चीज है। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अब देखो तुम भी बताओ तुम कैसे कैसे जा सकते हो, कहीं पे भी मुझे जाना है। एक तो सबसे सही है हमारा क्या, व्हीकल, एक वो गया। उसके बाद समझ में आती है ट्रेन, बस समझ में आती है, प्लेन समझ में आता है, या फिर क्या है शिप के थ्रू, वेसल के थ्रू जा सकते हो। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर करेंगे। ये लोग ट्रेन भी लेंगे, बस भी लेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या लेंगे, एयरपोर्ट वाला मतलब प्लेन भी लेंगे और वेसल भी लेंगे। अब कुछ भी मत करो, सबसे पहले मैं सिर्फ पूछती हूँ ट्रेन के बारे में। तुम्हें क्या लगता है ट्रेन में जीएसटी कहाँ लगाना पसंद करेंगे ये लोग? एसी। हायर क्लास, हायर एसी, हायर क्लास एसी, सही है। तो जहां पे एसी कंपार्टमेंट है भाई, ट्रैवलिंग तो जनरल में भी कर सकते थे, नहीं 2 दिन की ट्रैवलिंग स्लीपर में कर लेते। अगर तुम एसी पे आए हो या फिर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक कर रहे हो तो वो लग्जरी है, वो नेसेसिटी नहीं है, तुमको लग्जरी चाहिए। तो जहां एसी वर्ड आ जाए वहां पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। मैम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बस अगर एसी वाली है तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अब 2 वर्ड याद रखना, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एसी नहीं है और टूरिज्म वर्ड आ जाए, तो टूरिज्म भी तो लग्जरी है, तुम तो घूमने फिरने निकले हो, नेसेसिटी के लिए थोड़ी ना निकले हो। तो 2 वर्ड है, अगर एसी आएगा तो लग्जरी होती है, और टूरिज्म भी क्या है, टूरिज्म इज व्हाट, पैसा है, हम घूमने जा रहे हैं अलग अलग जगह। तो टूरिज्म एज वेल एज एसी, जब जब जहां जहां मिलेगा तुम्हें समझ जाना है कि वहां वहां लग्जरी पे पहुंच गए तुम, और लग्जरी पे हमेशा ये लोग क्या लगाएंगे? जीएसटी। क्योंकि पूरे मेगा एग्जेम्पशन का क्रक्स ही क्या है, नेसेसिटी वाली चीजों पे इन्होंने क्या किया है? एग्जेम्पशन दिया है, और लग्जरी वाली चीजों को क्या किया है? टैक्सेबल। एक एग्जाम्पल और याद दिलाओ जहां पे मैंने ये वर्ड यूज किए थे, ये तो लग्जरी के लिए कर रहे हो, कौन सी मेगा एग्जेम्पशन थी बताओ? हेल्थ केयर सर्विसेज। एग्जैक्टली भाई, हमको तो हमारे बालों का एक्सटेंशन करवाना है, क्यों? छोटे बाल लंबे करवाने, ये कौन सी बात हुई? लग्जरी है। जरूरत थी क्या? नहीं थी। तो पूरा मेगा एग्जेम्पशन ही क्या है? नेसेसिटी को एग्जेम्प्ट करेंगे, और लग्जरी पे जाओगे तो क्या करेंगे? टैक्स करेंगे। तो अब उस पर्पस से क्या करते हैं, पहले हम इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा रही हूँ, उस पर्पस से हम क्या करते हैं, पहले आगे आके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर डिफरेंट डिफरेंट मोड से। रेलवे फर्स्ट क्लास क्या लग्जरी है कि बेस है तुम्हारा? लग्जरी है। इसने क्या लिखा है? रेलवे अदर देन, सब कुछ एग्जेम्प्ट है रेलवे का, लेकिन क्या एग्जेम्प्ट नहीं है? फर्स्ट क्लास एग्जेम्प्ट नहीं है, एसी एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेनवे। अब देखो मैंने कहा था ना सारे मोड कवर करेगा, तो ये सब भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए? टूरिज्म के लिए, तो क्या हो गया? टैक्सेबल। मैंने क्या बोला? या तो एसी या तो टूरिज्म, वही 2 चीजें क्या करेंगी? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को टैक्सेबल कर सकती है। फिर मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा। अब हमारी जो ऑटो रिक्शा चलती, कभी भी तुमने पैसे दिए तो दीपक जीएसटी दिया है क्या? नहीं दिया। फिर कैब, कैब वगैरह में कभी भी तुमने कोई जीएसटी दिया है क्या? कैब के एक बार बिल खोल के देखना, जीएसटी देते हो कि नहीं देते हो? ये मीटर्ड कैब लिखा है, मीटर्ड कैब इज डिफरेंट। मैम गवर्नमेंट टैक्सीज और रेडियो टैक्सी अलग है, रेडियो टैक्सी पे जीएसटी लगता है। रेडियो टैक्सी जो होती है ना, जो तुम कैब वगैरह बुक करते हो, ओला उबर, वहां जीएसटी लगता है। पर ये मीटर्ड कैब कौन सी है? वो एक कार नहीं दिखाते मूवी में? यस एग्जैक्टली, काली पीली वही टैक्सी जिसमें वो मीटर यूं घुमा देते हैं, ये उस मीटर्ड कैब की बात कर रहे हैं। तो जो हम आजकल करते हैं ना, आजकल किससे करते हैं? ओला कर लोगे, उबर कर लोगे, वो रेडियो टैक्सी है। वो तो भैया तुम 1 किलोमीटर अगर कैब करके आगे में निकल जाओगे ना, तो इनके बिल बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रेडियो टैक्सी अगर है, ऑलवेज जीएसटी। नॉर्मल टैक्सी चल रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। जहां एसी आ जाए जीएसटी, जहां पे टूरिज्म आ जाए जीएसटी, उसके अलावा कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे।
फिर ये नाम बस याद एक बार रख लेना, मोट्रो, तुमको सीधे पता है कहाँ टैक्स लगा ना वो याद रखना, बाकी सभी एग्जेम्प्ट है। टैक्स स्पेसिफिकली फर्स्ट क्लास पे लगा है, टैक्स टूरिज्म पे लगा है और रेडियो टैक्सी पे लगा है, बाकी कोई भी मोड होगा ना वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर इसके बाद अब आते हैं इस पे, फर्स्ट वाले पे। अब ये फिर से क्या बोलते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो कैसे? बाय प्लेन। अब हम कहाँ चले? बाय प्लेन चले। तो बोलता है कि अगर बाय प्लेन जा रहे हो, या तो आते वक्त या तो जाते वक्त, या तो आते वक्त या तो जाते वक्त, अगर तुम्हारा एयरपोर्ट इन जगहों पे कहीं पे आता है, अगर या तो आते वक्त मतलब जहां से तुम्हारा प्लेन स्टार्ट हुआ, जाते वक्त मतलब जहां पे तुम्हारे प्लेन की जर्नी टर्मिनेट होगी, अगर इनमें से कोई स्टेट पे एयरपोर्ट आता है तो क्या है? मेगा एग्जेम्पशन है। मैम इन स्टेट से ऐसा क्या हो गया कि इनके लिए मेगा एग्जेम्पशन है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्लेन का क्या हो, एक स्टॉपेज इन जगहों पे होना चाहिए, टूरिज्म प्रमोट करना इन जगह का। अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म प्रमोट करना है, आसाम का टूरिज्म प्रमोट करना है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा, ये सारी घूमने वाली जगह है। तो वो चाहते हैं कि प्लेन का एक डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए? इस जगह पे आना चाहिए ताकि टूरिज्म प्रमोट हो पाए। तो बोलते हैं अगर प्लेन कभी भी इन जगहों में से कहीं पे आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेगा एग्जेम्पशन है। अब इसका नाम याद रखना, अपन ने कौन से पिछली बार भी किया था, वो कौन से सर थे? सतनाम कौन यूज करता है? सतनाम ही है ना? यस है ना? तो वो भी किसी सर का है, मुझे नहीं पता, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। सतनाम कौन यूज करता है? शायद तक गौर सर है, शायद तक। हाँ मैम। वही है, इसने सबके छान रखे है ना वीडियो। चलो, तो सतनाम कैसे हुआ? एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से एन से क्या हुआ? नागालैंड। ये हो गया एस ए टी से त्रिपुरा, एन से क्या हो गया? नागालैंड, ए से हो गया आसाम, एम से मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, तो सतनाम क्या हो गया? पहले तो सतनाम को ही कर ले, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, फिर एन से नागालैंड, ए से आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। फिर दो अलग से याद रखने, वेस्ट बंगाल जो क्या है? बगडोगरा। वेस्ट बंगाल और बगडोगरा। अगर तुम्हारा एयरपोर्ट या तो यहाँ पे है, फ्रॉम और टर्मिनेशन पे कभी भी इस जगह आता है, मेगा एग्जेम्पशन दिया तुमको। ठीक है, फिर इसके बाद बोलते हैं सेकंड, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? देखो, अदर देन रेडियो टैक्सी लिखा है। रेडियो टैक्सी तो टैक्सेबल ही है, वो जीपीएस वाली जिसको बोलते हैं ना, जीपीएस वाली टैक्सी टैक्सेबल है। अब आता है हमारा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में क्या डिफरेंस है? मैंने बोला, मैंने आज एक कैब बुक करी कि मुझे इंदौर से पुणे से कहाँ जाना है? इंदौर जाना है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे अलावा वो किसी को बिठा नहीं सकता उसमें, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। पर मैंने बुक किससे किया? जीपीएस यूज कर लिया, टैक्सेबल है क्योंकि ये रेडियो टैक्सी है। वही अगर मैं किसी कैब वाले भैया से बात करती, मतलब जो लोग कार वारी ऐसे चलाते हैं कि भाई मेरे को तो क्या है, पुणे से इंदौर जाना है, ये चीज एग्जेम्प्ट है। पर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी जुड़ जाए, मैंने एसी वाली कार ली है, तो क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं वो वापस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पर नॉन एसी में जा रही हूँ मैं तो चल रहा है इनको। इसको और सिंपल लेते, बस तो चलती है इंटरसिटी, और ये कितनी चलती है? ठीक है, तो मैंने क्या की, नॉन एसी वाली बस की जीएसटी नहीं लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी है, पुणे से इंदौर जाना, बस में जा रही हूँ, इंटरसिटी में जा रही हूँ, एसी की टिकट नहीं ली, एग्जेम्प्ट है। फिर से इंदौर, पुणे से इंदौर जा रही हूँ, बस में ही जा रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने कौन सी टिकट ले ली? एसी वाली। अब क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। फिर आता है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज मतलब स्टेट में ही चल रहा है, अंदर ही हम जाते ना, आई बस पता नहीं तुम लोग किधर चलती है कि नहीं, हमारे इंदौर में आई बस चलती है, वो एसी बस होती है, पूरे इंदौर के रूट को कवर किया है। बीआरटीएस मतलब बिटवीन द रोड चलती है, वो आसपास रोड चलता है, बीआरटीएस मतलब बीच का उसका रूट ही अलग है,
वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ वो बस ही चलती है, तो इसलिए टाइम पे पहुंच जाते हैं। इन शॉर्ट समझो मेट्रो जैसा ही सिस्टम है, लेकिन वो बस का सिस्टम है वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही क्या है, चलिए वो एसी वाली क्या है, स्टेज कैरेज, मतलब इंदौर की अलग अलग जगह आपको पहुंचाती जाएगी, स्टेज है वहां पे, हर इंसान आ सकता है, उतर सकता है, आ सकता है, उतर सकता है, लेकिन एसी वाली है, उसमें जीएसटी लगता है। वहीं वहां पे एक और बस है, उसको सिटी बस बोलते हैं, वो सिटी बस एसी वाली नहीं होती और वो भी वही काम कर रही है, लेकिन वो एसी वाली नहीं है, तो वहां पे क्या है, स्टेज कैरेज होने के बाद भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं। इन शॉर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल करोगे, एसी आ गया ऑलवेज टैक्सेबल करोगे, टूरिज्म आ गया ऑलवेज क्या करोगे, टैक्सेबल। इसके अलावा याद रखना, ये जा रहा है, सतनाम आ गया, क्या करोगे, एग्जेम करोगे। उसमें सिर्फ क्या एग्जेम करना उतना ही याद रखो। और एक आता है रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट बोलता है नया नया कभी भी एयरपोर्ट कहीं का बनता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है 3 साल तक हम क्या करेंगे, एग्जेम करते हैं तुम्हारी इनकम। रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट क्यों बनते हैं, किसी दो जगह के बीच में सपोज करो डेस्टिनेशन है ही नहीं, प्लेन क्या होता है, प्लेन उधर रुकता ही नहीं है, हमें चाहिए कि नहीं भैया दो जगह के बीच में कनेक्टिविटी बननी चाहिए, प्लेन का एक स्टॉपेज यहाँ भी आना चाहिए, ए से डायरेक्ट बी जा रहा है, डी भी एक जगह है जहाँ पे रोका जाना चाहिए इस प्लेन को, मे बी वहां का टूरिज्म प्रमोट करना हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे गवर्नमेंट रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट क्या करती है, स्टेब्लिश करती है। तो बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज प्लेन वालों को घूम के जाना पड़ रहा है, पहले तो डायरेक्ट चले जाते थे ए से बी, अब क्या है, ए से ये सी वाले क्या करो, सपोज करो ये एयरपोर्ट है, यहाँ आएंगे और सी से क्या जाएंगे, बी पे जाएंगे, तो बोलते ऐसे में तो हमारा फ्यूल कॉस्ट कितना लग रहा है, हमको तो पैसा ज्यादा लग रहा है ना, तो बोलते हैं ऐसे केस में भले ही आपको अगर पैसा ज्यादा लग रहा है, तो 3 साल तक इस रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट का तुम पे क्या नहीं लेंगे, हम जीएसटी नहीं लगेंगे। मतलब यहाँ तक आने के लिए जब जब रेवेन्यू होगा ना, कोई भी टिकट बुक करेगा रेवेन्यू होगा, कौन सी जगह पे, जहाँ नया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट बना है, तो जब जब रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट आ रहे हैं उससे जो भी रेवेन्यू हो रहा है, उस टिकट के रेवेन्यू पे हम क्या नहीं लेंगे, 3 साल तक जीएसटी नहीं लेंगे। और रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को बने 3 साल निकल गए, फिर हम क्या लेना स्टार्ट करेंगे, जीएसटी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इसकी बात है, इसमें सतनाम है और इसमें रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट है, और इसका टाइम कितना है, 3 साल तक ही एग्जेम्प्ट है। फिर बस वगैरह में मेन चीज क्या है, टूरिज्म और एसी। रेलवे में भी मेन चीज क्या है, एसी ही मेन चीज है। ले दे के तुम्हें समझ में आ रहा है, सब में क्या है, या एसी या फिर तुम्हारा टूरिज्म या रेडियो टैक्सी या सतनाम या रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। इतना तक पूरा रीड करके रखना, यहाँ तक लर्न करके रखना। अब जो है ना आगे पेजेस ही है, पता है, नाम याद करने हैं तुमको, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस के नाम याद करने हैं, अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस के वहां पे सिर्फ नाम है जो एक बार गो थ्रू करने हैं। अब सिर्फ नाम के बेसिस पे क्या चलने वाला है तुम्हारा जीएसटी, सिर्फ एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है आरसीएम से फिर से कनेक्ट होगा। तो यहाँ तक लर्न करके